अब आ जाते हैं आपके 4th चैप्टर पे, 8वें यूनिट के, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। सही। एम्प्लॉयमेंट को दूसरे अल्फाज में बोलूं तो जॉब, वर्क अपॉर्चुनिटी, ये सब एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है। इस एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है डिफाइनिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशंस। तीन अलग दर्जे के ऑक्यूपेशंस हैं, जॉब्स हैं या एम्प्लॉयमेंट होती है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है, पहले पढ़ चुके हो आप ये। ठीक है। तो एग्रीकल्चर आता है जिसमें माइनिंग आता है कि पहाड़ों से आप माइन करके लेके आ रहे हो किसी किस्म के मिनरल्स, समंदर से आप मछली पकड़ के ला रहे हो, या कैटल फार्मिंग कर रहे हो, या एग्रीकल्चर किसी और किस्म का कर रहे हो, क्रॉप्स वगैरह हो रहे हो। ये सब क्या है? ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, ये प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। ज्यादातर हमारे इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री यहां पर होती है। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर यहां होती है कि रॉ मटेरियल आया, उस रॉ मटेरियल को यूज करते हुए कुछ और बनाया। तो ये सारे बिजनेसेस क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के होते हैं। और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है तो वो प्रोडक्ट जिस सेक्टर में बिकती है वो थर्ड सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर के बना बनाया माल बेचना, मतलब होलसेल रिटेल, होलसेल रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है? टर्शियरी सेक्टर है। अच्छा, टर्शियरी सेक्टर में माल की तिजारत के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज कौन देता है? होटल्स। हेल्थ सर्विसेज कौन देता है? हॉस्पिटल्स। एजुकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज कौन देता है? बैंक्स। फाइनेंस को लेकर सर्विसेज देते हैं। सही है। इस तरीके से आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह देते हैं, कॉल सेंटर्स देते हैं। ठीक है। ये सारा जितना भी सर्विस है, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी के एंटरटेनमेंट को लेकर, स्पोर्ट्स हो गया सारा, किसी किस्म के एंटरटेनमेंट में ड्रामा, टीवी और ये जितना सब कुछ आ जाता है, ये सब भी टर्शियरी सेक्टर में आता है। ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीन सेक्टर्स में ऑक्यूपेशन भी डिवाइडेड है, जॉब्स भी तीन अलग दर्जों में डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा जो मैनुअल वर्क है वो प्राइमरी सेक्टर में होता है। सबसे ज्यादा मैनुअल लेबर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में होती है। अनस्किल्ड वर्क भी सबसे ज्यादा इसी में होता है, प्राइमरी में। सिर्फ अनस्किल्ड नहीं होता, मतलब थोड़ा इसमें भी स्किल चाहिए, लेकिन उतना स्किल नहीं जितना सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है उसके अंदर ऑटोमेशन होती है, काफी हद तक मशीनरी का इस्तेमाल होता है, तो ऑटोमेशन के साथ काम हो रहा होता है। ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो इसमें इस अनस्किल्ड भी चलती है लेबर, सेमी स्किल्ड भी चलती है, या हाईली स्किल्ड भी चलती है, या हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफिकेशन वाली। कुछ होते हैं, कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जिसमें हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर जो है हमारा, उसमें ज्यादातर जो है हमारे टर्शियरी सेक्टर में, क्योंकि आईटी रिलेटेड या स्किल्ड टाइप की जॉब्स होती हैं, स्किल्ड टाइप के ऑक्यूपेशंस होते हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब काम कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है। ये टर्शियरी सेक्टर के अंदर ज्यादातर हमें जो है स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। इसमें भी इक्का दुक्का अनस्किल्ड लोग चाहिए हो सकते हैं। अनस्किल्ड मतलब कोई थोड़ी बहुत मैनुअल लेबर इसमें भी चाहिए हो सकती है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है जो सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, सॉफ्टवेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लेबर चाहिए, मैनुअल लेबर चाहिए। बेटा जब सॉफ्टवेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैनुअल लेबर चाहिए ना, तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी सेकेंडरी कहलाई। सॉफ्टवेयर हाउस बन गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, अब वहां सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो वो वाली एक्टिविटी टर्शियरी कहलाई। तो आप ये यूं मत सोचना कभी कि सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए, उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए तो मैनुअल लेबर चाहिए, तो टर्शियरी सेक्टर में भी मैनुअल लेबर नहीं। सॉफ्टवेयर हाउस की बिल्डिंग जब बना रहे हो तो वो बिल्डिंग बनाने का काम कंस्ट्रक्शन का है, और कंस्ट्रक्शन आता है सेकेंडरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में मशीनरी आती है, कुछ स्किल्ड इंजीनियर्स आते हैं जो बिल्डिंग के डिजाइन वगैरह बताते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं, फिर मैनुअल लेबर आके उसको जो ना चुनाई करती है, रंग, या सेमी स्किल्ड लेबर हो सकती है जो रंग करना जानते हैं। कुछ होते हैं ना हुनरमंद लोग, कारीगरी, कारपेंट्री, ये सब वो सब कर आके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उस बिल्डिंग में सॉफ्टवेयर बनाने की एक्टिविटी शुरू होती है, वहां से टर्शियरी सेक्टर का काम शुरू होता है। इसको ध्यान में रखना कि किसी भी सेक्टर के अंदर आप ढूंढ रहे हो ना कि नहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है या हाईली डॉक्टर्स के स्किल्स वाला सेक्टर है, लेकिन वहां भी प्योन तो काम कर रहा होता है, तो पूरा एक हॉस्पिटल है, वो उसमें अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होगी, सेमी स्किल्ड भी चाहिए होगी, स्किल्ड भी चाहिए होगी। तो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स का कंसल्टेंसी का काम है
कि मर्ज की तशखीस करके दवा देना या कोई ऑपरेशन करना, सर्जरी करना, वो टर्शियरी वाले सेक्टर के लोग आके काम करेंगे। कौन? डॉक्टर्स। जो उसमें लेबर वर्क है सारा, वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग कर रहे होंगे। ठीक है। अब जैसे टर्शियरी सेक्टर में कुछ, मैं अगर सेमी स्किल्ड की मिसाल दे दूं कि एक बंदा है जिसके पास स्किल है कि अच्छे तरीके से, हॉस्पिटेबल तरीके से, किस तरीके से हम ऑर्डर लेते हैं और डिशेस सर्व करते हैं, तो इतना थोड़ा बहुत उसको बातचीत का हुनर आता है। तो एक रेस्टोरेंट के अंदर जो सर्विस देते हैं ना उन टेबल आप खाने की, वो हमारा टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो उस रेस्टोरेंट में टेबल सर्विस के लिए जो वेटर जा रहा है, तो टर्शियरी सेक्टर में होते हुए बहुत हाईली स्किल्ड होना जरूरी नहीं है, वो सेमी स्किल्ड भी चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं टर्शियरी सेक्टर में कहीं ना कहीं आपके सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड भी चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 38%, यहां पर लिखा हुआ है, बल्कि ये पूरा मैं अगर मैं ग्राफ उठा के यहां पर पेस्ट करता हूं, पाकिस्तान की जो जॉब मार्केट है, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, सेक्टर वाइज, ये लिखा है सेक्टर वाइज वर्कफोर्स मतलब काम करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन FY 2021 लिखा है, ये मतलब ये 2021 का डाटा है हमारे पास। पाकिस्तान की जो जीडीपी थी टोटल 2021 की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? सबसे ज्यादा जो जीडीपी पाकिस्तान की ड्राइव हुई है प्राइमरी सेक्टर से होगी, करीब 39%, जिसमें सारे प्राइमरी सेक्टर के बिजनेसेस आ गए। तो जब इतने सारे बिजनेस प्राइमरी सेक्टर में, तो जॉब्स भी इतनी सारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही है। सेकेंडरी सेक्टर पाकिस्तान का 2021 के अंदर 23% हमें जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर जॉब मार्केट वाइज देखा जाए तो प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर ज्यादा जॉब्स अवेलेबल थी, लेकिन मैं कहूंगा प्राइमरी में ज्यादा, हमारी सबसे ज्यादा जो जॉब्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लोग खपते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में खपते हैं, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में हमारी जो है ना जॉब्स लोग जाते हैं। अब आप कहोगे सेकेंडरी में 23% है, टर्शियरी में 38% है। बेटा ये तो जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन है। जीडीपी अगर हमारी 300 अरब डॉलर्स थी मिसाल के तौर पे, उसमें से 38% या 39 और 23% या, अब चक्कर ये कि ये जो 38% टर्शियरी में है ना, ये चंद अफराद बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा लेते हैं, क्योंकि आईटी सर्विसेज और जो टर्शियरी सेक्टर के स्किल्ड काम है ना, उसमें कम अफराद के होते हुए इतना हाई लेवल का काम कर रहे होते हैं कि ज्यादा अर्न करते हैं। यहां पर प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा अफराद इंप्लॉय हो जाता है, उसके बावजूद जो है उतना ही कमा पाते हैं जितना टर्शियरी सेक्टर कमा रहा है। क्लियर है? क्योंकि वो मैनुअल लेबर टाइप के वर्क होते हैं ज्यादा, उसमें इतना पे आउट थोड़ी होता है। समझ आ रही है ना ये वाली बात? तो परसेंटेज वाइज शायद बराबर लग रहे होंगे, लेकिन नंबर ऑफ पीपल ज्यादा इंप्लॉय होते हैं यहां पर, क्योंकि ये जगह कम नंबर ऑफ पीपल को इंप्लॉय करके भी इतना बड़ा जीडीपी बना लेती है। क्लियर? और सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा इंडस्ट्री वगैरह वाला है, वहां प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर मिला लो सबसे ज्यादा लेबर जो आपकी जो खपी हुई है प्राइमरी सेक्टर में। इसका मतलब वजह क्या है? क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान में लोग मतलब हाईली एजुकेटेड नहीं है, ज्यादा है भी तो लिटरेट है, अपना नाम लिखना पढ़ना जानते हैं, थोड़ा लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, थोड़ा खुद लिख सकते हैं, नंबर्स पहचानते हैं, बस। ये कोई अच्छे हाईली क्वालिफाइड लोग थोड़ी कहलाए। जब हाईली क्वालिफाइड लोगों की परसेंटेज तो पाकिस्तान में बहुत कम है, वो सिर्फ शहरों के अंदर है, वो लोग जाते हैं टर्शियरी सेक्टर में, हाईली क्वालिफाइड लोग। ज्यादातर पाकिस्तान की आबादी क्या है? अनक्वालिफाइड, हाईली एजुकेशन नहीं हो, हाई एजुकेशन नहीं होगी, बेसिक एजुकेशन है, तो वो इसलिए प्राइमरी में खपते हैं या थोड़ा बहुत सेकेंडरी सेक्टर में खप जाते हैं। वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्टर्स, तो ये 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स में बता दिया किस तरह वर्कफोर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अंदर। सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये ग्राफ जरा समझने वाला है। ओवर टाइम क्या हो रहा है कि एजुकेशन बढ़ती जा रही है, थोड़ी तालीम बढ़ती जा रही है, ऑटोमेशन वगैरह बढ़ती जा रही है, तो वक्त के साथ साथ अगर मैं 10 साल का पीरियड उठाऊं तो आप गौर कीजिएगा इस ग्राफ को। इस ग्राफ के सबसे पहले तो कीज देखते हैं। जो ग्रीन बार है ना, जो ग्रीन डंडे है, ये सारे ये प्राइमरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लाल वाले डंडे हैं सारे ये सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्लू वाले डंडे जितने हैं बीच बीच में वो किसको? सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देख लो, ग्रीन ब्लू और रेड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अच्छा, जो ग्रीन डब्बे
के ऊपर ग्रीन डैश वाली लाइन गुजर रही है वो प्राइमरी सेक्टर से ताल्लुक रखती है। जो ब्लू डब्बों के ऊपर ब्लू लाइन गुजर रही है वो सेकेंडरी सेक्टर से ताल्लुक रखती है, और जो रेड डब्बों के ऊपर रेड लाइन गुजर रही है वो टर्शियरी सेक्टर से ताल्लुक रखती है। क्या है अब देखना, ये ग्रीन वाला प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में पहले एम्प्लॉयमेंट तकरीबन कितनी होती थी, 40% से भी ऊपर, इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थी। 45% से भी ऊपर हमारी जो वर्कफोर्स टोटल है वो प्राइमरी में होती थी। 2011-12 की बात है, 2011-12 में, ठीक है, ये नीचे लिखा 2011-12। 2011-12 में 45% हमारी वर्कफोर्स कहां होती थी, प्राइमरी सेक्टर में। आगे बढ़ते गए 2020-21 में आ जाओ, 2020-21 में प्राइमरी सेक्टर का ग्रीन डब्बा कहां है, 40% के करीब, 40 से भी कम, 38% में हमारी जो ना वर्कफोर्स है। तो ये ट्रेंड क्या बन रही है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स कम होती जा रही है। सही है, बढ़ कहां रही है, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। आज से 10 साल पहले 2011-12 में टर्शियरी सेक्टर में हमारी तकरीबन 34% वर्कफोर्स जो है, हमारी पूरी वर्कफोर्स का सिर्फ 34% जो है ना हिस्सा वो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड था। अब आहिस्ते आहिस्ते लोग बढ़ गए टर्शियरी सेक्टर में, तकरीबन कहां पहुंच गई एम्प्लॉयमेंट टर्शियरी सेक्टर में, 38 या 40% के करीब तकरीबन पहुंच गई, ये आगे ही जाती जा रही है ना। तो आज के दौर में 40% लोग कम से कम आप कह लो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। आज की तारीख में 40% से भी ऊपर लोग टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ये एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गई टर्शियरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम कैसे हो गई, ये क्या हुआ ऐसा। इसी तरह जो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि ओवर टाइम एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग एजुकेशन फैलती चली जा रही है। और जब से 3G 4G टेक्नोलॉजीज आम हुई हैं तो दूर दराज इलाके जितने हैं, देहाती इलाके जितने हैं, वहां तक एजुकेशन अब पहुंच रही है जहां मोबाइल के सिग्नल्स पहुंचा सक। और अब ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी ज्यादा आसान हो गई है, पहले से बेहतर हो गई है, लोगों का अवेयरनेस ज्यादा गई, तो अपने लोग बच्चों को एजुकेट करने के लिए शहरों में भी भेज रहे हैं या टाउन्स वगैरह में भेज रहे हैं। तो इस सब की वजह से क्या हुआ, उनमें स्किल्स आना शुरू हुए और वो जॉब में, वो स्किल्स की वजह से हाई स्किल जॉब लेना शुरू हुए। ठीक है, तो इस वजह से टर्शियरी सेक्टर में ओवर टाइम हमारी इंप्लॉयमेंट्स बढ़ रही हैं। अब इसकी वजूहात यहां पर दी हुई है। सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारी वर्कफोर्स का 45% 2012 में प्राइमरी सेक्टर में खपा हुआ था, जॉब्स करता था। ठीक है ना, पेशावर था, पेशावर मतलब पेशे के अंदर किसी आप इन्वॉल्व। उसके बाद 2015 में देखा जाए 3 साल बाद तो 1% कमी हुई इसमें, 2021 तक जाके 37% पे आ गया, 37 से 38% ऊपर लिखा था, खैर एक ही बात है, 37-38%। तो 38% आपका जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गया। इतनी कमी क्यों आई, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है ये, डिक्रीजिंग। क्या वजूहात है, एक वजह मैकेनाइजेशन, कि एग्रीकल्चर के अंदर कल तक जो मैनुअल लेबर वाले काम हो रहे थे, बहुत सारी मशीनरी आ गई है, तो अब तादाद में इतने सारे लोग नहीं चाहिए उस काम को करने के लिए। सही है, तब कम तादाद में चाहिए वही सेम काम करने के लिए, एक वजह हो गई। दूसरी वजह अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि शहर, किसी शहर के अंदर और आबादी बढ़ना। तो एक शहर वैसे ही अर्बन होता है, फिर वो मजीद अर्बनाइज हो जाए। मतलब वो कैसे होता है मजीद अर्बनाइज, लोग माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। जब लोग माइग्रेट करते हैं तो एक अर्बन एरिया मजीद अर्बनाइज हो जाता है। तो अर्बनाइजेशन मतलब आपकी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हुई। तो इससे क्या हुआ, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर की जॉब्स की जगह वो अर्बन एरियाज में चले गए और दूसरी इंडस्ट्रीज में लग गए या टर्शियरी सेक्टर्स में काम करना शुरू हो गए। तो एग्रीकल्चर में जॉब्स करने वाले वर्कर कम हो गए। ठीक है, तीसरी वजह यूथ शिफ्टिंग टू नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स। जो जवान है उनको अब वो सेम एग्रीकल्चरल जॉब नहीं करनी जो उनके आबा अजदाद से चली आ रही, वो दूसरे तीसरे मौके ढूंढ रहे हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो चाहे वो गांव में बैठ के ही किसी और ट्रांसपोर्टेशन में लग गए, टूरिज्म के अंदर लग गए कि अब हम टूरिज्म कराएंगे। सही है, नई नई चीजों, नए नए वेन्यूज पे जा रहे हैं, या ऑनलाइन कोई बिजनेस खोल दिया। ठीक है, ई कॉमर्स पे काम करना शुरू हो गए किसी किस्म का, या यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं किसी किस्म के, अपने कुकिंग के चैनल बना रहे, कुकिंग रेसिपीज बता रहे, विलेज लाइफ बता रहे, वगैरह वगैरह। इस तरह से होता है ना,
ठीक है, तो वो इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते ट्रेंड, इसलिए प्राइमरी में आहिस्ते आहिस्ते कमी आ रही ट्रेंड। सेकेंडरी सेक्टर तकरीबन स्टेबल है, तकरीबन स्टेबल है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं है, 20% के करीब करीब था, 20 से 21-22% तक चला गया, वो 2-3% तो स्टेबल है, लेकिन फिर भी थोड़ी ग्रोथ है, स्टेबल है या थोड़ी ग्रोथ है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो क्यों स्टेबल क्यों है सेकेंडरी सेक्टर में, जॉब बहुत स्पीड से क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं हो रही, तो वहां पर जॉब्स की वो भी इतनी जल्दी नहीं खुल रही अपॉर्चुनिटीज, जितनी तेजी से इंडस्ट्री ग्रो होंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, उतने ज्यादा लोग वहां पर आएंगे ना, तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन जितनी तेजी से जितनी स्लो हो रही है उतनी स्लो वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। क्लियर? लिमिटेड एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारा ज्यादा एक्सपेंड भी नहीं कर रहा। फिर ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू सीपैक, अच्छा थोड़ी बहुत जो जॉब में ग्रोथ हो रही है सेकेंडरी सेक्टर के, ऐसा नहीं है कि 20 पे खड़ा है। 2000 अगर मैं मिसाल के तौर पे 2012 की बात करूं तो 20% से भी कम था, 19% थी, और 2000 जना 21 तकरीबन 2021 तक वो 22-23% तक पहुंच गई थी एक्चुअली, ये डाटा वुड बी करेक्ट। तो ये 2-3% जो ग्रोथ आई भी है वो क्यों आई है, सीपैक जैसे प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत सारा बढ़ गया। फिर ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एडवांटेज मिले हो कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पाकिस्तान का कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया हो, तो थोड़ी वो वाला सेक्टर बूस्ट हुआ हो, टेक्सटाइल सेक्टर। तो इस वजूहत की बिना पर थोड़ी बहुत जो ग्रोथ आई है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिली है। साथ में हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो भी बड़ा है, पहले की बनिस्बत अब एनर्जी सेक्टर ज्यादा बिजली बनाता है हमारी, ठीक है, रिफाइनरीज पहले की बनिस्बत ज्यादा रिफाइनिंग करती है, तो थोड़ी बहुत जो एक्सपेंशन हुए तो उससे थोड़ी ग्रोथ हुई है सेकेंडरी सेक्टर की जॉब्स में। क्लियर हो रही? टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जो कभी 34% पे खड़ा था अब वो 38% के करीब आ चुका है, 38% के करीब आ चुका है। क्यों? तो टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आता है, ये यहां पर लिखा ट्रेड, बैंकिंग, आईटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब कुछ है ना। तो ये इंक्रीज क्यों है टर्शियरी सेक्टर की जॉब? डिजिटल लिटरेसी बढ़ गई है हमारी, डिजिटल वर्क बढ़ गया है, लोग ज्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं वो ज्यादातर इस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं आईटी वगैरह की, तो उनको वर्क वहां पर मिल रहा है। फिर ई कॉमर्स का काम बहुत बढ़ गया हमारे मुल्क में रहते हुए ई कॉमर्स का काम बहुत बढ़ गया, और इंटरनेशनली भी ई कॉमर्स का काम यहाँ पर बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अमेजोन के ऊपर सेल्स एजेंट्स बने हुए यहाँ पर बैठे हुए, ऐसा होता है। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग इंटरनेशनल बहुत सारी बढ़ गई हमारी। इसी तरीके से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ग्रो हुआ है हमारा, पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बहुत ग्रो हुआ है। इनफैक्ट पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में पूरी जो कैटेगरी निकल आई है इस्लामिक बैंकिंग की, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसमें मीजान बैंक टॉप के। तो इतना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ की वजह से वहां पर जॉब्स खुलेंगी ना, जाहिर है। इसी तरीके से एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सेक्टर्स भी बूम कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे डेवलप्ड कंट्री की बनस्बत आप देखोगे तो लगेगा स्लो बूम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से वो बूम कर रहे हैं, तो वहां पर जॉब्स खुल रही हैं, तो वहां पर लोग जाके, लेकिन कौन? जो एजुकेटेड है। हमारे रिटेल सेक्टर के अंदर होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी काम बढ़ गया, हॉस्पिटैलिटी में अंदर होटल्स वगैरह ज्यादा खुल गए होंगे, टूरिज्म थोड़ा पहले से ज्यादा हो गया होगा, तो टूरिज्म वगैरह भी टर्शियरी सेक्टर में ही आता है, ठीक है। तो इस सब की बिना पर जॉब्स ज्यादा खुलती जा रही है वहां, ज्यादा लोग खपते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आप अनस्किल्ड लेबर को इतना एक्सपेक्ट नहीं करना टर्शियरी में, वो इतनी अनस्किल्ड की ज्यादा जॉब्स नहीं होती टर्शियरी में। अब ये बहुत अच्छी हेडिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार तो है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर रहा आपको पूरे तौर पे। पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तो एक मसला है ही, अंडर एम्प्लॉयमेंट उससे भी बड़ा मसला कह लो, कि एक तो जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब्स जो हैं वो उस लेवल पे नहीं है कि जिस स्किल के साथ मैं आ रहा हूं ना, तो मेरे स्किल को पूरे तौर पे यूटिलाइज कर पाए। मैं जिस लेवल का बंदा हूं उस लेवल की जॉब नहीं है, अब जॉब तो है लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का मैं बंदा हूं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। या मैं ज्यादा आवर्स काम कर सकता हूं लेकिन जॉब जो अवेलेबल है वो तो सिर्फ 4 घंटे की है, ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट हुई, ठीक है। काम तो मौजूद है लेकिन उतना नहीं मौजूद जितना मैं कर सकता हूं या करना चाहता हूं।
या उस लेवल का मौजूद नहीं जिस लेवल का मैं खुद हूं। अब एक इंजीनियर जिसने इतनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, इंजीनियर बन गया हो, वो जाके सीमेंट के प्लांट्स पे जाके देख रहा है कि पहाड़ से जो है ना लाइमस्टोन काटा जा रहा है, रोज जाके ये देख रहा है कोई मसला तो नहीं हो रहा है इसमें। व्हाट्स दिस? समझ रहे बात को? ये तो कोई टेक्नीशियन वैसे भी कर लेता, आपने इतना ग्रेजुएशन एनईडी से पढ़ लिया, नस से पढ़ लिया, सब कर कर आके आप कहीं पहुंचा, और ये क्या कर रहा? एक बंदा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है और वो फाइनली किसी कंपनी में एंड अप होके वो प्लस माइनस ही कर रहा है खाली मुनाफे को, उसका काम इससे बढ़कर है, वो फाइनेंस की फील्ड का बंदा है, वो कैपिटल लेके आ सकता है, उस कैपिटल को के साथ प्लानिंग और बजटिंग क्रिएट कर सकता है, ये कहाँ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो, कितना कितना, तो जाके कितना कितना प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, किस तरह एक्सपेंशन हो सकता है हमारे बिजनेस के अंदर, वो सारे इस लेवल का। लेकिन ये सब हो ही नहीं रहा जब इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो ले दे के क्या माल कितना आया कितना गया, इस लेवल का बंदा रह गया खाली। तो ये तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाई ना। सो बहुत सारे लोग जिनको उनके लेवल की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वो यहां से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए स्किल्ड लेबर हमारी एमिग्रेट कर जाती है, एग्जिट कर जाती है यहां से। और जब स्किल्ड लेबर आपकी चली जाए आपका मुल्क छोड़ के, इसके लिए क्या टर्म यूज होती है? ब्रेन ड्रेन, के ब्रेन बह गई आपके मुल्क की। ठीक है, इस बात को समझते हुए चलेंगे आगे। पाकिस्तान टोटल वर्कफोर्स है 72 मिलियन। पाकिस्तान की टोटल वर्कफोर्स कितनी है? अच्छा, ये इत्तेफाक से आ गया। ओके ओके, ये जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, सॉरी, ये वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। पाकिस्तान की 72 मिलियन की वर्कफोर्स है। 72 मिलियन मतलब 7 करोड़ 20 लाख लोग, उसमें से 38% यहां पर हैं, 39% यहाँ, 23% यहाँ। इसको यूं देखना था, मैं जीडीपी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सॉरी। खैर, पाकिस्तान की 72 मिलियन की जो वर्कफोर्स है, इस 72 मिलियन की वर्कफोर्स के अंदर 6% अनएम्प्लॉयड है। तकरीबन 6% लोगों के पास तो जॉब्स ही नहीं है। ठीक है, 6% आपके अनएम्प्लॉयड है। और उसके बाद 94% जो है उनमें ये मसले आते हैं कि जो जॉब्स पे तो हैं लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयड है, उनके लेवल की जॉब्स नहीं है। ठीक है, उनमें हो सकता है बहुत बड़ी परसेंटेज हो जो सेटिस्फाइड हो, काम भी बहुत अच्छा हो, लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज ये भी होगी जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे जॉब से। अच्छा, और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, दुनिया भर में ये मसला तो है कि लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन हमारे यहां पर यह मसला बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यहां पर मतलब पता ही नहीं होता है कितना अच्छा एक जमाने में पढ़ता था, इतनी मेहनत करता था, इतना पढ़ लिख के बड़ा इंजीनियर बन गया, या तो वो बाहर चला गया या फिर वो कोसता जा रहा है अपने आप को कि यार यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, यही कोसता चला जा रहा है वो अपने आप को। ठीक है, और जब एक डॉक्टर यहाँ पर कोई सर्जरी कर रहा है, मैनुअल सर्जरी कर रहा है, और वो देख रहा है कि उसी का बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और ये डॉक्टर पूरी सर्जरी करके आता है और जितना कमाता है पूरे महीने पर 8-10 सर्जरीज करके जितना कमाता है, उसका बच्चा उसकी यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं कर रहा, लाइफस्टाइल दिखा रहा है बस अपना, आज मैं उठा आज मैं सोया, तो उससे ज्यादा कमा रहा है लेट्स सपोज, तो वो भी बिफर जाएगा डॉक्टर या इंजीनियर के, वो क्या रहा है इतनी मेहनत की, सही है। तो मेरी मेहनत के पैसे से बना हुआ ये घर जिसके अंदर रखा हुआ ये शो पीस, उसको ये बच्चा अपने व्लॉग के अंदर दिखा रहा है और मुझसे ज्यादा जो है ना एक व्लॉग से कमा लेता है वो स्पॉन्सर। सो दिस क्रिएट्स डिससैटिस्फैक्शन एज वेल। सही है, जब दुनिया भर में डॉक्टर्स जो हैं, सर्जन जो है, उनकी बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग होती है, लेकिन जब बन जाते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा कमाते हैं वो। ठीक है, तो ये अगर डिस्पैरिटी रहेगी तो यहां से फिर ब्रेन जो निकल के चला ही जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज एक्टिवली सीकिंग वर्क बट अनएबल टू फाइंड। हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे जो काम ही नहीं ढूंढ रहा। हम अनएम्प्लॉयड होने के लिए दो कंडीशंस होना जरूरी है। अनएम्प्लॉयड होने के लिए दो कंडीशंस होना जरूरी है। एक, वर्किंग एज में हो, वो ऑफिशियल एज है उसकी वर्किंग वाली। पाकिस्तान में रहते हुए 15 साल से ऑनवर्ड्स ऑफिशियल होता है। ठीक है, और 15 से 64 कर लो, रिटायरमेंट वैसे 60 होती है, कहीं कहीं उससे ज्यादा भी होता है, 64 तक कर लो, ये वर्किंग एज है पाकिस्तान। एक तो वर्किंग एज में, नंबर 2 विलिंग टू वर्क भी हो,
विलिंग टू वर्क भी तो होना चाहिए ना, काम करना भी तो चाह रहे, तो काम ढूंढ रहे और काम करने की एज में भी मौजूद है और काम नहीं मिल रहा तो कहलाया अनएम्प्लॉयड। क्लियर है? तो 72 मिलियन की तकरीबन हमारी वर्कफोर्स ऐसी है, 72 मिलियन की वर्कफोर्स है, मतलब वो काम की एज में भी और काम ढूंढ भी रहे, उसमें से 6% को काम नहीं मयसर। सही? तो 6% तकरीबन कितना होता है? वो 3.6 मिलियन होता है, 3.6 या 4 मिलियन के करीब होता है। तकरीबन 4 मिलियन 40 लाख लोग बेरोजगार हैं जो काम की एज में भी और काम ढूंढ भी रहे हैं पर काम मिल नहीं रहा। ये तो 40 लाख अलग हो गए। उसके बाद जो बचे वो अंडर एम्प्लॉयड, उसमें बहुत सारे हैं। जो उसके बाद 94% एम्प्लॉयड हैं, उसमें से बहुत बड़ी परसेंटेज अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब एम्प्लॉयड तो हैं पर उनके लेवल का काम नहीं मयसर है या फिर उतने आवर्स का मयसर नहीं है। सो पढ़ते हैं इसको। When individuals are employed in jobs but the work does not fully utilize their skills, जब लोग जॉब्स पे एम्प्लॉयड हों, when individuals are employed in jobs but the work does not fully utilize their skills because it is below their qualification, क्योंकि वो वर्क जो है उनकी क्वालिफिकेशन से निचला है, उनकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा थी, so that is under employment। या फिर ये कह लो नॉट इनफ वर्क टू मैच देयर अवेलेबिलिटी, वो जितनी देर के लिए अवेलेबल थे उतना काम ही नहीं था, एक प्रोजेक्ट मिला करके बैठ गए, अब दूसरा प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा। समझ आ रही? दैट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर तोड़ रहा है इस बात को, यहां पर रूरल एरियाज और यहां पर अर्बन एरियाज कि क्या वजह है रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट होने की और क्या वजह है अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट होने की। और जब ये अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है ना तो इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट अज्यूम कर लेना, इस हेडिंग में दोनों बातें शामिल है। क्या वजह है कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और यहां पर क्या लिखा है, क्या वजह है कि अर्बन एरियाज मतलब शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ये वजूहात यहां पर सारी लिखी हुई है। सबसे पहले लेबर फोर्स साइज, रूरल एरियाज में 48% लेबर फोर्स है, जो लोग हैं उसमें से तकरीबन आधे जो हैं वो जॉब के लिए रेडी हैं, करने के लिए काम ढूंढ रहे हैं। रूरल एरियाज में आधे लोग काम ढूंढ रहे हैं, अर्बन एरियाज में सिर्फ 40% लोग काम ढूंढ रहे हैं। तो रूरल एरियाज में इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, समझना। रूरल एरियाज में जितनी आवाम है ना उसमें से 50% काम ढूंढ रही है, लेट्स सपोज। अर्बन एरियाज के अंदर 40% काम ढूंढ रहे हैं। ये 50% क्यों काम ढूंढ रहे हैं? आधे लोग क्यों काम ढूंढ रहे हैं? ये जल्दी एज में काम करना शुरू हो जाते हैं, 15 साल तो दूर के बाद 13-14 से वैसे ही शुरू हो जाते हैं काम करना, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशंस की तरफ नहीं जा रहे ना ये। अर्बन एरियाज में वर्किंग एज तो आ गई 15 साल की उम्र, लेकिन 15 साल की उम्र में काम करना नहीं शुरू हो रहे, अभी तो उनको और पढ़ना है, तो उनको कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, हायर क्वालिफिकेशन लेने, तब जाके वो 20, 22, 23, 24 साल के हो जाते हैं, तब जाके वो एम्प्लॉयड होना शुरू होते हैं। ठीक है? तो अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग जॉब सीक कर रहे हैं और रूरल एरियाज में लोग ज्यादा जॉब सीकिंग है, अर्बन एरियाज में कम लोग जॉब सीकिंग है। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखना कि पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वर्कफोर्स के अंदर वो कम है। अच्छा, अर्बन लेबर फोर्स हैज लोअर पार्टिसिपेशन, शहर के लोग जो हैं उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं होता, तकरीबन 39% लिखा हुआ है। ठीक है? इसको मैं आपकी आसानी के लिए 40 कर देता हूं और उसको आपकी आसानी के लिए 50 कर देता हूं कि आधे लोग रूरल एरियाज में जो है वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, मतलब काम के अंदर या तो मशगूल है या काम ढूंढ रहे हैं। अर्बन एरियाज के अंदर कम है ये पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि ज्यादातर यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगती एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले। ठीक है जी? लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो इसलिए वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है या अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है। अर्बन एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो सकती है? वहां तो अपॉर्चुनिटीज होंगी लेकिन है तो सही, पर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, और जो थी वो रूरल एरियाज के भी बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट होकर आ गए, तो अब अर्बन एरिया में ज्यादा लोग हो चुके हैं आबादी के लिहाज से, तो यहाँ इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी जॉब्स नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह अर्बन एरियाज में ही है। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या बताई? कि इंडस्ट्रीज और बहुत सारे सेक्टर वहां है ही नहीं मौजूद, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? फिर अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज भी है, टर्शियरी सेक्टर भी काम कर रहा है, फिर क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि वहां जितनी टर्शियरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर के बिजनेसेस है ना, वो इनफ नहीं है जितने लोग हैं उनको खपाने के लिए। और फिर अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारे रूरल एरियाज के लोग भी
माइग्रेट कर चुके हैं। तो अब अर्बन एरियाज में प्रेशर और बढ़ गया है, लेबर मार्केट का साइज और बड़ा हो गया है, ठीक है ना, और ज्यादा लोग आ गए हैं जो वर्क सीख कर रहे हैं, तो इसलिए अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अच्छा, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जो टेक्निकल स्किल्स वाले हैं। रूरल देहातों में सिर्फ 10 से 15% लोग हैं टेक्निकल स्किल्स वाले, बाकी सब क्या है, मैनुअल लेबर। अब मैनुअल लेबर लगा लगा के भी कितनी लगा दें, और तो अब तो मशीनरी आ गई है, मशीनरी काम कर देती है मैनुअल लेबर का, तो अब क्या करें मैनुअल लेबर का, तो अनएम्प्लॉयड रह जाती है मैनुअल लेबर, ठीक है। वो दरख्त के पास 4 बच्चे बैठ के गैदरिंग बना रहे होते हैं, बस कोई काम ही नहीं है, कोई काम दे दे तो खुशी से कर भी लेते हैं, ठीक है। मैं मेरे आंखों देखा वाकया बताऊं, आई वॉज बालाकोट के एरिया में, मैं एक बंदे को देख रहा था कि लकड़ियों के बहुत सारी लकड़ियां रखी थी छोटी छोटी, और उसके बराबर में घोड़ा था, उसके ऊपर 2 वो कैरियर्स बने हुए थे जिसमें लकड़ियां रख रहा था। वो एक एक लकड़ी उठा के रख रहा था, एक एक 2-2 लकड़ियां उठा के। मैं सोच रहा था कि एक एक 2-2 क्यों रख रहा है, एक साथ उठा के क्यों नहीं रख रहा, क्या मैं मदद कर दूं जाके। मैंने रियलाइज किया कि भाई मैं मदद कर दूंगा तो फौरन काम हो जाएगा खत्म, फिर क्या करेगा पूरा दिन। इट वॉज मोर लाइक दैट। सो लिटरली इतना जो है ना ठंड प्रोग्राम है, सही है, तो होता है जो खपा हुआ नहीं है तो फिर ऐसे ही कर रहा है। इसी तरह से मैं एक और शॉपकीपर के पास गया था, तो उसके पास कुछ माल रखा था, आई थिंक वो गोलगप्पे थे, तो मैंने कहा कि कितने दर्जन, सारे दे दो, तो उसने कहा नहीं सारे नहीं दूंगा, कह रहा मैं ज्यादा 2 दर्जन दूं। मैंने कहा ये क्या बात है, कह रहे सारे बेच दूंगा फिर क्या करूंगा। He wants to be there in business, सही है। ये मेरे साथ वाकया हुआ है, ये जोक भी पहले मैंने सुना था लेकिन ये मेरे साथ हुआ भी है वाकया। अच्छा जी, तो लैक ऑफ स्किल्स कम है, तो उन कम स्किल्स अनस्किल्ड के हिसाब से जितना वर्क बनता है उतने लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, बाकी सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। क्लियर है? अर्बन एरियाज में क्या है, ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। अर्बन एरियाज का मसला दूसरा है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट है भी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट फील होती है कि मेरी जो काबिलियत है उसके आगे बहुत हल्का वर्क है ये, मैं इतनी आगे तक हायर क्वालिफिकेशन लेके बैठा हुआ और मुझसे जो है ना KG2 और KG 1, 2, 3 क्लास के बच्चों को पढ़वा रहे हैं, उनकी कॉपियां चेक करा रहे हैं। सो बंदा फील करेगा अंडर एम्प्लॉयड। तो यहां पर मसला अर्बन एरियाज में अंडर एम्प्लॉयमेंट का है, और इसी वजह से लोग ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं यहां से। लो फीमेल पार्टिसिपेशन, अर्बन एरियाज में फीमेल पार्टिसिपेशन कम है काम में। तो अब आप ये समझो कि अगर कोई पूछे बोले कि अर्बन एरियाज की आबादी में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, आप कहोगे अर्बन एरियाज की अगर इतनी आबादी है ना, तो अर्बन एरियाज में इस आबादी में से इतना पोर्शन तो जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा काम में, वो वर्क ही नहीं कर रहे। वो वर्क नहीं कर रहे तो बचे कौन, ज्यादातर मैन बचे, तो इतना तो अनएम्प्लॉयड की परसेंटेज में वैसे ही शुमार हो गया ना। और अब जो बाकी काम करने वाले मर्द बचे उनमें से भी कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो भी अनएम्प्लॉयड। तो आप कहोगे टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, वो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, लेकिन आप ये देखें उसको अनएम्प्लॉयमेंट पता नहीं काउंट करना भी चाहिए कि नहीं, कि इतना बड़ा एरिया जो है वो तो वर्क ही सीख नहीं कर रहा, हाउस वाइफ से घर पे काम कर रहे हैं। गांव में ये नहीं होता, गांव में जमीनों पे खवातीन भी निकलती हैं, कॉटन चुनने निकल रही है, काश्त करने निकल रहे वगैरह वगैरह, सही है। तो यहां पर क्या है, यहां पर अब वक्त के साथ साथ फैमिली के अंदर फैमिली इनकम ऐड करने के लिए खवातीन भी ऐड हो रही है काम के अंदर, जो बहुत लेट रियलाइजेशन हुई इस चीज की। अब मैं गौर से सुनना बात को, हमारे यहां पर अगर कंपेयर करते हैं ना हम आज के दौर को, आज से 200, 400, 500, 600, 1000 साल पहले के दौर से, और कहते हैं कि हमेशा से ही खवातीन ने घर के काम पूरे किए। आज के दौर में ऑटोमेशन इतनी हो गई है कि पहले गंदम आती थी, घर पे चक्कियां होती थी, उसमें पीसते थे, मिर्चियां सुखाते थे, इसमें पूरा दिन निकल जाता था, राइट। साबुन खुद घर पे बना रहे होते थे। आज के दौर में सब ऑटोमेटेड है, आपके घर बना बनाया आटा आ रहा होता है, इनफैक्ट अक्सर तो बने बनाए डिशेस आपके घर ऑर्डर हो रही होती है, सही। और बच्चे चले गए सुबह से स्कूल, अब क्या बचा, सुपरवाइज करना हाउस मेड को, दैट्स नॉट अ बिग वर्क। तो पता है क्या होता है, होता यह है कि हमारे यहां ज्यादातर ऐसा होता है कि एक बड़ी बात को साथ जोड़ो, समझना इंटरेस्टिंग है।
एक लफ्ज है सोप ऑपरा। सोप ऑपरा जो है वो शोबिस का, शोबिस हमारा क्या है, टीवी के अंदर के जितने भी टीवी यूट्यूब के हवाले से जितने भी एंटरटेनमेंट के चैनल्स है, ड्रामा या फिल्में वगैरह, ये सब कुछ, ये सारा शोबिस है हमारा। उस शोबिस के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं उसमें से एक कैटेगरी है सोप ऑपरा। वो कैटेगरी, ये वो ड्रामा सीरियल्स हैं या ये वो मॉर्निंग शोज वगैरह हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस होती है हाउसवाइफ्स। कौन होती है? इन सीरियल्स के दरमियान जो कमर्शियल्स आते हैं, मतलब बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वो ज्यादातर सोप और डिटर्जेंट्स वाली होती हैं, घरेलू इस्तेमाल की अशिया। इसलिए ये तमाम ड्रामा सीरियल जो वीकडेज में हाउसवाइफ्स को टारगेटेड है वो सोप ऑपरा कहलाते हैं। मैं बात कहां से कहां जोड़ रहा हूं समझना। सो हमारे यहां इतनी ज्यादा तरक्की करते हैं ड्रामा सीरियल्स, उनका एक अलग ही गेम है। व्हाई? बिकॉज जो टारगेट ऑडियंस है उसका साइज बहुत बड़ा मौजूद है, तो उनके पास इतना वक्त है कि 3-3, 4-4 ड्रामा सीरियल्स निपटाए जा रहे हैं। सी, रादर in order to have a developed society they should have मतलब contributed their hands in employment। अब employment का मतलब भी ये निकलता है कि जॉब पे जाना, 96, that's not only employment। आज के दौर में जितनी ऑटोमेशन बढ़ी है, बहुत सारा डिजिटल वर्क भी कन्वर्ट हो गया, तो बहुत सारे काम घर बैठ के भी किए जा सकते हैं जो मूव आउट नहीं करना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल घरेलू जिम्मेदारी, तो पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं, राइट? सो अगर वो भी इंक्लूड कर जाएं काम के अंदर, जो आज के दौर में हो भी रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, वो भी इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे उस पूरे सेटअप के अंदर। क्लियर है? सो पॉइंट इज लो फीमेल पार्टिसिपेशन। रूरल एरियाज में फीमेल पार्टिसिपेशन होती है, अर्बन एरियाज में सिर्फ 5% फीमेल पार्टिसिपेशन है, रूरल एरियाज में 15%। देहातों में फिर आप सुनोगे कि पानी लेने भरने जा रही हैं या जमीन से काश्त करने जा रही है खवातीन। रूरल एरिया में बहुत काम के अंदर एंगेज होते हैं, अर्बन एरियाज में नहीं हो रही होती, वो ज्यादातर वो घरेलू काम जिसको कहते हैं उसके अंदर, और वो सारा ऑटोमेटेड ही है मैं तो कहूंगा आज के दौर में। अच्छा, तो अर्बन एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह यह है कि खवातीन जो है वो काम के अंदर बहुत कम शुमार हो रही है। जो बहुत कम शुमार हो रही है, आबादी में तो शुमार होती है ना, आबादी में शुमार हो रही है, लेकिन काम करने वालों में अगर शुमार नहीं होती तो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा रेट बढ़ा देंगी अर्बन एरियाज का, राइट? दैट्स हाउ इट इज। अर्बनाइजेशन, अच्छा ये एक पैराग्राफ जो है ना दोनों डब्बों को मिक्स करके बना दिया गया है। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो अर्बन एरियाज है वहां पर पॉपुलेशन रूरल से माइग्रेट होकर आ रही है। जब रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन माइग्रेट करके आती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे अर्बन एरियाज में लेबर मार्केट के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लेबर मार्केट में ज्यादा लोग घुस रहे हैं और जॉब्स कम है। सो अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके अर्बन एरियाज में जॉबलेस लोग ज्यादा दिखेंगे, और जब वो बहुत ज्यादा तादाद में माइग्रेट हो रहे हो तो आप देखोगे स्लम्स वगैरह बना देते हैं, और फिर वो दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं, सोसाइटी के इश्यूज, जैसे कि एनवायरनमेंट गंदा, पॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है। स्लम एरियाज के अगर अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो के आ रहे हैं, रहने की जगह नहीं मिल रही, तो कच्ची आबादियां बना लेते हैं, कच्ची आबादियों में पॉल्यूशन होता है और फिर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर वो चोरी चकारी भी शुरू कर सकते हैं। तो फिर ये दूसरे मसाइल और शुरू हो जाते हैं बेरोजगारी की वजह से जो होते हैं। क्लियर हो रही है? प्रॉब्लम्स फॉर डेवलपमेंट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बेरोजगारी हो गई, इससे मसाइल क्या आएंगे? बेरोजगारी से मसाइल जनरली अगर मैं आपको बता दूं तो क्या क्या हो सकते हैं? वो रूरल और अर्बन एरिया में तोड़ के लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेरोजगारी से एक मसला ये हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के मसले बता रहा हूं, क्राइम बढ़ जाएगा, चोरी चकारियां बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, सोशल अनरेस्ट आ जाएगा। सोशल अनरेस्ट मतलब सोसाइटी के अंदर मजे की लिविंग नहीं होगी। एक फैमिली के अंदर अगर कोई बेरोजगार बैठा है तो क्या इफेक्ट आता है उसका फैमिली में? एक फैमिली में अगर कोई बेरोजगार बैठा है उसका क्या इफेक्ट आता है फैमिली में? लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, उसको ताने देना शुरू हो जाते हैं, राइट? ऐसा होता है ना। इनफैक्ट कोई इतने साइको हो जाते हैं कि वो अपने
जो कह लो कि आसपास के लोगों को वायलेंटली हिट करना शुरू हो जाते हैं, कत्ल भी कर सकते हैं किसी का, इतने साइको हो सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसे मामला देखे गए, सुसाइड्स कर लेते हैं बेरोजगारी की बुनियाद पर। तो सोशल अनरेस्ट हो गया शुरू कि समाशरा रहने लायक नहीं हुआ, सही है, बैड न्यूज आपको ज्यादा मिलेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो इनकम कम हो जाएगी, लेस इनकम, और लेस इनकम के मसले सारे आना शुरू हो जाएंगे। लेस इनकम के क्या मसले, पढ़ाई अच्छी नहीं दे पा रहे, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर अच्छी नहीं दे पा रहे, और इस तरह से जो भी मसाइल हैं जो कम इनकम के हो सकते हैं वो सारे दरपेश हो जाएंगे उस सोसाइटी में जहां पर बेरोजगारी भी। सही जी। अच्छा, ये तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का मसला। अनएम्प्लॉयमेंट की एक शाख मैंने आपको बताई क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में रहते हुए एक अंडर एम्प्लॉयमेंट मसला है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट अगर होती है कि हमारे हिसाब का काम नहीं मिला, तो उससे क्या मसला होगा, उससे ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, छोड़ के चले आएंगे। जब मुल्क छोड़ के चले आएंगे काम के लोग, काम के बंदे, काम के लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे अगर, तो उससे वो किसी और मुल्क और किसी और इकोनॉमी में जाके वो अच्छे लेवल पे काम करके उसको आगे बढ़ा देंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मुल्क पीछे का पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि जो मुल्क को आगे बढ़ाने वाले पढ़े लिखे लोग थे वो तो जाए जा रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का काम तो हो ही नहीं पा रहा, ग्रोथ तो हो ही नहीं पा रही, इनोवेशन तो हो ही नहीं पा रही, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि वो जो करने वाले सारे सीखे हुए थे वो चले गए। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट से ये बेसिक मसले आते हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की ताकत, जब खरीदने की ताकत कम हो जाती है मतलब गुर्बत बढ़ जाती है, पॉवर्टी हो जाती है इससे। जब आपकी खरीदने की ताकत कम हो जाएगी, कुछ खरीदने की ताकत कम होगी, तो आप डिमांड कम करोगे, जब डिमांड कम करोगे तो माल बिकेगा कम, जब माल बिक ही नहीं रहा किसी का तो वो दुकान भी शायद बंद कर दे या वो माल बनाना छोड़ दे, और वो जब फैक्ट्री बंद करेगा या फैक्ट्री को आधा कर देगा या दुकानें कम कर देगा या अपने काम को छोटा कर देगा क्योंकि बिक ही नहीं रहा, तो और लेबर को निकालेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से खरीदारी की ताकत खत्म होती है, जिसकी वजह से बिजनेसेस नहीं चल पाते, जिसकी वजह से बिजनेस बंद होते हैं या कम छोटे हो जाते हैं, तो और लोगों को निकाला जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट होना कोई जो है ना वो हैरानगी की बात नहीं होगी। ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट होने से क्या नुकसान है, रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो जाते हैं, इससे खुद रूरल एरियाज में लेबर शॉर्ट हो जाती है। पहली बात, काम के लोग वहां कम हो गए रूरल में, और अर्बन एरिया में प्रेशर डल गया कि वहां पर बहुत सारे लोग आ गए, तो ये मसाइल पैदा हो रहे हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अच्छा, अर्बन एरिया में क्या मसाइल है, अर्बन एरिया में स्लम एरियाज बन जाते हैं, कच्ची आबादियां बनना शुरू हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से, अगर एम्प्लॉयमेंट होती तो वो जो तमाम लोग रूरल एरिया से आते वो भी एम्प्लॉय हो जाते, जब वो भी एम्प्लॉय हो जाते वो भी पक्के मकानों में रहते, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं हो पाए तो वो कच्चे मकानों में रहते सस्ते में, क्योंकि पक्के मकानों के किराए तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको जहां खाली जगह मिलती है तंबू डाल के शुरू हो जाते हैं रहना, और फिर वो कोई भी काम करना शुरू हो सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम अगर कुछ भी नहीं मिलता तो सफाई वगैरह के काम भी अच्छे काम है, वो भी नहीं मिलते तो फिर क्या करते हैं, जो उनमें से बिल्कुल ही गए गुजरे से तो भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसे करते करते थोड़ा जमा कर करके ईंटों से वो अपने कच्चे टेंटों को थोड़ी थोड़ी ईंटों के साथ दीवारें बना देते हैं, लेकिन वो रहती फिर भी कच्ची आबादियां ही हैं, क्योंकि प्रॉपर सेवेज का, प्रॉपर वाटर का, प्रॉपर गैस का, बिजली का ये निजाम मौजूद नहीं हो रहा होता वहां पर। क्लियर है? तो कच्ची आबादियां क्रिएट हो जाती है, जिससे हमारे सोसाइटी के अंदर और एनवायरमेंट में चैलेंजेस होते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है सोसाइटी के अंदर, बड़े अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, क्राइम वगैरह। सही। फिर अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर ना मौजूद हो तो ब्रेन ड्रेन एक मसला, जैसा मैंने बताया था। यहां पर एक नंबर लिखा है, बहुत बहुत बड़ा नंबर है, 2023 में 8,62,000 लोग पाकिस्तानी, जिसमें से ज्यादातर एजुकेटेड थे। ज्यादातर क्या थे? लिटरेट की बात नहीं हो रही, एजुकेटेड थे, मतलब पढ़े लिखे। 8,62,000 लोग आपके पाकिस्तान से एमिग्रेट हो गए 2023 में। सिर्फ 2023 में 8 लाख लोग एमिग्रेट हुए हैं। तकरीबन आप समझ लो हमारे मुल्क के जो आबादी है उसमें से करोड़ों से ऊपर की तादाद, ये 1 करोड़ से कम की तादाद नहीं होगी जो बाहर ममालिक में रहती होगी, और इसमें से ज्यादातर कौन से होंगे? वो स्किल्ड वाले होंगे कि जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली और गए वो।
सही, तो इतनी बड़ी ब्रेन अगर चली जाए किसी मुल्क की तो उस मुल्क की लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहां पर लिखा है ब्रेन डेड। 8,62,000 मोस्टली एजुकेटेड पाकिस्तानीज एमिग्रेटेड इन 2023 ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स। वेल, आई डोंट थिंक ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स ओनली, जॉब्स की कमी की वजह से गए हो सकता है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट कह लो, चलो कि उस लेवल की जॉब्स नहीं थी उस वजह से गए। जॉब्स तो थी उनके पास लेकिन उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल के वो खुद थे, तो इसलिए छोड़ के चले गए। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं होगी, बहुत से लोग किस वजह से गए होंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, कि यार यहाँ पर सिक्योर लिविंग नहीं मिल रही, ठीक है, तो उस बिना पर भी चले गए होंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट का एरिया पढ़ रहे हैं तो उसमें लैक ऑफ जॉब्स का रीजन लिखा है, ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट लिख दो कि उनके लेवल की एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, जब अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है या अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है तो ब्रेन आपका जो है वो दूसरे ममालिक चला जाता है अच्छा कमाने के लिए। तो आपके मुल्क के अंदर स्किल्ड लेबर कम हो गई, हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस लेबर जब कम हो गई तो क्या हुआ, आपके मुल्क की जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी, आपकी मईशत ग्रो होनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होना था, बहुत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स आने थे दूसरे ममालिक से, बहुत किस्म के जियोलॉजिकल सर्वेज होने थे, लेकिन वो सब करने वाले तो चले गए। बड़े बड़े इंजीनियर जो जाके समंदरों तक उतर जाते और समंदर के नीचे की जमीन के नीचे से क्रूड ऑयल निकाल पाते, या कोई गोल्ड माइन हंट कर लेते, या पहाड़ों का सर्वे करते करते कोई मिनरल निकाल लेते। हाँ, ये करते कौन करते, इंजीनियर्स ही करते हैं ना। ये ट्रक अकेला थोड़ी जाके करता है, उस ट्रक के अंदर इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो उस डाटा को वो करते हैं, एनालाइज करते हैं। जो सेस्मिक सर्वेज होते हैं किसी जगह पर सेंसर्स लगा के, आप जियोफोन्स लगा के जो डाटा निकालते हैं उससे वो इंजीनियर जी है वो इंटरप्रेट करते हैं उस डाटा को, क्या तेल है क्या है। तो वो इंजीनियर्स तो है नहीं, तो कौन करेगा ये काम, अब वो चले गए। तो फ्यूचर में भी आपके मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो पा रही। आज वो इंजीनियर्स होते तो किसी सेक्टर के अंदर भी होते और दिल से काम कर रहे होते अगर, ठीक है, तो वो उस सेक्टर को ग्रो करते हैं, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। स्किल्ड एंड मैनुअल लेबर अवेलेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड और मैनुअल लेबर की अवेलेबिलिटी के हवाले से पहले बात करते हैं। उससे पहले स्किल्ड लेबर क्या होती है, वो जिसकी एजुकेशन हाई हो, अच्छी एजुकेशन ले, यूनिवर्सिटी वगैरह पास आउट हो, या प्रॉपर किसी एक फील्ड के माहिर हो, एजुकेशन और उसके साथ एक्सपीरियंस बनता है मिलके, तो वो स्किल्ड लेबर होती है। अच्छा, थियोरेटिकल आपने किताबी एजुकेशन से सिर्फ नहीं बन जाते स्किल्ड लेबर। हाँ, आपको चीजें बहुत सारी समझ में आ जा सकती हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हो सकते हो, लेकिन फिर कुछ अर्सा इंटर्नशिप वगैरह करके आप जल्दी सीख जाते हो काम, 6-7 महीने में सीख जाओगे। अगर पढ़ा लिखा बंदा है ना, वो 6-6 साल नहीं लेगा काम सीखने में, 6-7 महीने में सीख जाएगा, स्किल्ड लेबर बन जाता है वो, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर वो होती है जिसकी अच्छी एजुकेशन और एक्सपीरियंस भी रेलिवेंट हो किसी स्पेसिफिक फील्ड का। जैसे इंजीनियर है तो वो इंजीनियर की क्वालिफिकेशन लेके फिर वही उसी फील्ड में काम करते हुए स्किल्ड लेबर बन गया, स्किल्ड इंजीनियर बन गया, या स्किल्ड डॉक्टर बन गया। क्या डॉक्टर की क्वालिफिकेशन लेने के बाद फिर उस पेशे में काम भी किया तो स्किल्ड डॉक्टर बन गया। पाकिस्तान फेसेस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, क्यों? ब्रेन ड्रेन। लैक, एक दो वजूहत है स्किल्ड लेबर ना होने की। पहली बुनियादी वजह कि पाकिस्तान में एजुकेशन और ट्रेनिंग की कमी है। बहुत चंद शहर के चंद अफराद हैं, पूरी पॉपुलेशन के अंदर से देखा जाए ना, उठा के देखें तो शहरों के अंदर भी बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है जो हाईली क्वालिफाइड होती है। तो पूरे पाकिस्तान की आबादी में एक बहुत छोटी परसेंटेज है जो हाईली क्वालिफाइड है एजुकेशन वाइज, फिर उनकी ट्रेनिंग भी हुई प्रॉपर। तो ये क्योंकि कम मौजूद है, कम हमारे एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के मौके कम मौजूद है, अच्छी ट्रेनिंग के मौके कम मौजूद है, तो इसलिए हमारी एक तो स्किल्ड नहीं होती ज्यादा लेबर, और फिर जो हो भी जाती है तो ब्रेन ड्रेन कि वो भी शॉर्ट हो जाती है यहां से। तो इसलिए पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। आज के दौर में अगर एक तरफ बेरोजगारी की कोई बातें कर रहा है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दूसरी तरफ कंपनीज बोल रही है कि हमारे पास बंदे नहीं है, हमें बंदे चाहिए। तो जब हम कहेंगे हाँ फला बंदा बेरोजगार हो, कहेंगे ये थोड़ी चाहिए, काम का बंदा चाहिए, और वो काम का बंदा आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंडर एम्प्लॉयड फील कर रहा है आपके पास आके, क्योंकि आप जो उसको पे आउट दे रहे हो वो उससे 5-10 टाइम्स ज्यादा डिजर्व करता है। उसको अगर यहां नहीं मिल रहा है तो मुल्क छोड़ के जाने की बात कर रहा है। क्लियर हो रही है ना सिचुएशन? मैनुअल, अच्छा स्किल्ड लेबर बता दी, वो एक्सपर्ट्स क्या होते हैं अच्छे एजुकेशन के साथ। मैनुअल लेबर कौन होते हैं? ज्यादातर फिजिकल एफर्ट्स वाला काम करते हैं। वर्कर्स हु परफॉर्म फिजिकली डिमांडिंग टास्क्स, ऐसे टास्क जो कि फिजिकली बड़े डिमांडिंग होते हैं, जो आपकी फिजिकल एनर्जी रिक्वायर करता है। माल इधर से उधर ले जाना, सफाई करना, झाड़ू लगाना,
कोई बेसिक है ना, कोई वेयर हाउस है तो वेयर हाउस के अंदर माल उतरवाना, ठीक है, उसके लिए थोड़ी बहुत लिटरेसी चाहिए होती है कि नंबर पता हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है और कहता है कि लकड़ी की शीटें, जो चिपबोर्ड शीटें होते हैं वो उतारनी है इस नंबर की, तो वो गोदाम में बंदा खड़ा होता है, कहता है इस नंबर की वो 2 शीटें उतार दे, तो उतारे, फिर लोड करवाया सुजुकी में, या ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सुजुकी चला रहे हैं, इधर से उधर लेके जा, क्लियर है? ये सारा आपका क्या है, फिजिकली डिमांडिंग टास्क है, तो मैनुअल लेबर चाहिए होते हैं इसमें। तो ज्यादातर ये मैनुअल लेबर कहां लगती है, प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में भी लग सकती है, जैसे एग्रीकल्चर में लगती है या कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज में लगती है। तो तकरीबन 38% जो ऊपर लिखा था, इसको मैंने 40 भी कर दिया था, हर थोड़ी देर में परसेंटेज चेंज कर रहा। खैर 40% पाकिस्तान की वर्कफोर्स जो है, या 38% याद रह जाए आपको, वो एग्रीकल्चर के अंदर शामिल है। ज्यादातर वो कौन सी है, मैनुअल। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी 40% वर्कफोर्स अगर लगी हुई है, ज्यादातर कौन सी वर्कफोर्स है, वो मैनुअल है। अगर आपको 38 याद है तो 38 लिख देता हूं, क्योंकि वैसे भी ये वक्त के साथ साथ और गिर रही है परसेंटेज। तो एग्रीकल्चर में इतनी बड़ी वर्कफोर्स आपकी घुसी हुई है, और जो वो ज्यादातर एग्रीकल्चर में काम मैनुअल होता है। तो खैर मैनुअल और स्किल्ड लेबर का फर्क आपको पता चल गया, और ये पता चल गया कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर की शॉर्टफॉल क्यों है, क्योंकि एजुकेशन उस लेवल की ज्यादातर लोगों को मैसर नहीं है जो उसको स्किल्ड लेबर बनाए। साथ में जो स्किल्ड लेबर है भी, तो वो राइट अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं होती ज्यादा, और कंपनी जो है फिर वो सेमी स्किल्ड लेबर से काम चला रही होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट ऑन जीएनपी एंड जीडीपी। देखो जीएनपी और जीडीपी ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये होते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं अभी फिलहाल जीडीपी और जीएनपी खुद ही ध्यान में रखना, इसका फर्क आप लोग को पता होना चाहिए कि नेशनल प्रोडक्ट के अंदर जो आपके मुल्क से ताल्लुक रखता है, आपकी कौम के जितने लोग हैं उन सबकी कमाई शामिल है, जो चाहे मुल्क में ना भी रहते हो, बाहर रहते हो और बाहर से पैसा भिजवाते हो आपके मुल्क में, तो वो आपके मुल्क के नेशनल प्रोडक्ट में शुमार होते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तमाम वो इनकम जो मुल्क की बॉर्डर्स के अंदर जनरेट हुई वो होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जीडीपी, ज्यादातर जीडीपी को लेकर चलता है, तो पाकिस्तान की जीडीपी पे क्या असर पड़ता है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का जीडीपी पे नुक्ते नुक्ते एक एक करके देख लेंगे बाद में, वैसे बेसिक बता दूं, बेरोजगार लोग होंगे, ठीक है, तो उनके पास रोजगार मैसर नहीं है। अगर रोजगार मैसर होता तो वो भी काम करते, वो भी कुछ प्रोड्यूस करते, तो जीडीपी में और इजाफा होता। वो बेरोजगार हैं तो उनकी वजह से जीडीपी कम हो रही है, एक बात। अब वो क्योंकि बेरोजगार हैं तो उनके पास खरीदने की कुव्वत भी नहीं है, खरीदने की कुव्वत नहीं है तो जो बना भी रहे माल उनका भी खरीद नहीं पा रहे वो, तो उनका माल भी कम बिक रहा है। अगर रोजगार वाले होते सारे, सही ना, सब बरसरे रोजगार होते तो ज्यादा माल बिकता, सब बरसरे रोजगार नहीं, अनएम्प्लॉयड लोग बहुत हैं, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से कुव्वत खरीद नहीं होती, जिसकी वजह से बिजनेसेस अपना माल नहीं बेच पाते, बिजनेसेस कम चलते हैं, माल कम बेच पाते, तो जीडीपी और कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयड तो सिर्फ 6% देखे ना हमने, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड जो है, जो एम्प्लॉयड तो है लेकिन बहुत अच्छा कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पा रहे, तो उनके बेसिक नीड्स में ही पूरे पैसा खत्म हो जाते हैं, तो उनके पास सेविंग्स बचती नहीं। अगर बचती तो वो कुछ और कहीं और स्पेंड करते, और अगर वो कहीं और स्पेंड करते तो वो वाले बिजनेसेस भी और चलते, पर क्योंकि अंडर एम्प्लॉयड है, लोग कम कमा रहे हैं तो कम खर्च कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे दीगर बिजनेसेस जो है वो भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे, तो जीडीपी लिमिट में रहती है हमारी, ज्यादा ग्रो नहीं हो पाती, ठीक है। इसके अलावा हमारे मुल्क में बेरोजगारी होती है, अगर किसी मुल्क में जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को पता है क्या करना होता है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन दे दी, पानी के निजाम अच्छे कर दिए, डैम्स बिल्ड कर दिए, ये सारी चीजों से क्या होता है, बिजली सस्ती होती है, ट्रैवलिंग सस्ता होता है, तो बिजनेसेस और बूम करते हैं, राइट। पर गवर्नमेंट कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करे जब उसके पास जो पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं सोशल वेलफेयर में, कि बेरोजगार लोग बहुत हैं तो फ्री हेल्थ सर्विसेज चाहिए, फ्री एजुकेशन सर्विसेज चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के स्कूल्स में और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करती जा रही है, और उस चक्कर में गवर्नमेंट जो है वो पैसा नहीं बचा पा रही। पैसा बचता तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, राइट। सारा फोकस किस तरफ हो गया, सोशल वेलफेयर पे चला गया इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा एक जगह का, तो वहां की बिजली सस्ती नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती नहीं होगी, वहां पर फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं होंगी, तो बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाएंगे तेजी से, सही है जी।
बिजनेस के लिए फायदा होता ना कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा प्रोवाइड करती, डैम्स बना देती और बिजली सस्ती हो जाती, बिजली सस्ती होती तो हमारे बिजनेसेस को मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम पड़ती चीजों को, और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ती तो लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में बिजनेस अच्छा कंपीट करते, ये कम कॉस्ट पे कुछ मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। पर इस सब का ताल्लुक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट मसरूफ है अनएम्प्लॉयड लोगों को पालने के लिए। ठीक है जी। और अनएम्प्लॉयमेंट से क्राइम बढ़ता है, अब वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और लगाई जा रही है, तो गवर्नमेंट को वहां भी स्पेंड करना है। सो इंक्रीज्ड फिस्कल बर्डन, फिस्कल बर्डन का मतलब यहां पर मैं गवर्नमेंट कर देता हूं, इंक्रीज बर्डन ऑन गवर्नमेंट, ठीक है ना, इंक्रीज बर्डन ऑन गवर्नमेंट। देखो फिस्कल का लफ्ज आता है ना जब भी, तो फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्ट करना। फिस्कल, गवर्नमेंट की फिस्कल एक्टिविटी क्या होती है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है आवाम से और उस टैक्स को स्पेंड करती है किस पे, सोसाइटी की खिदमत में, सोशल वेलफेयर पे। अब सोशल वेलफेयर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है जो करंट हो कि अभी के अभी चाहिए, और एक होता है लॉन्ग टर्म कि बाद में फायदा फराम करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर देते ना तो बाद में फायदा फराम करता, बड़ा खर्चा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं ना इससे। लेकिन गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जितना टैक्स का पैसा आता है वो बहुत ज्यादा, उसमें से अमाउंट जो पैसे का है ना, टैक्स से पैसे का, वो अभी मौजूदा जो मसाले उनको हल करने में लग जाती है। उस चक्कर में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं हो पाता, और जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं हो पाता तो जीडीपी ग्रो नहीं होती आपकी, क्योंकि बिजनेस वहीं के वहीं खड़े रहते, ग्रो ही नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते ग्रो, कि क्या कर लें ग्रो करके भी, माल तो उसी रोड से पहुंचना है, उस रोड पर ट्रैफिक कितना होता है, एक ट्रक पहुंच जाए बड़ी बात है, 10 ट्रकों का माल बना देंगे तो वो बहुत लेट क्लियर होगा समथिंग, और हर कंपनी 10-10 ट्रक का इजाफा कर दे माल में तो वो सारा माल तो फंस ही जाएगा रोडों पे। रोड्स भी तो चाहिए उतने माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, बिजली भी तो चाहिए, गैस भी जो इतनी चाहिए, सारी चीजें कम है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड ही नहीं कर पा रही। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का तमाम फिस्कल बजट, तमाम टैक्स का जो बजट है वो स्पेंड, तमाम नहीं लेकिन ज्यादातर स्पेंड हो रहा है ऑन करंट सोशल वेलफेयर, करंट मौजूदा सोशल वेलफेयर के मसाइल पे। ठीक है जी। तो जीडीपी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपके जो है ना लोगों के पास खरीदने की कुव्वत नहीं होती, ठीक है, तो खरीद नहीं पाते कुछ, तो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। इससे गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है जो बेरोजगार हो। ठीक है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो आपकी लेबर है वो अंडर यूटिलाइज हो रही है, अंडर यूटिलाइज हो रही है एक लेबर। अगर वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते तो वो और ज्यादा बड़े काम कर सकती थी। अब वही लेबर एक छोटी कश्ती में मछली पकड़ने जाए तो कितनी ले आएगी, दिन तो पूरा लग रहा है ना उसका। और वही लेबर एक बहुत बड़ी बोट में बड़ी प्रॉपर मशीनरी के साथ फिशिंग के लिए जाए तो बहुत लार्ज स्केल पे फिशिंग कर लेगी। तो अब फिश सरप्लस में पकड़ने की वजह से फिश एक्सपोर्ट भी होगी। वही बोट जो 5 किलोमीटर समंदर की गहराई तक जा रही थी, कोस्ट से 5 किलोमीटर दूर तक जा रही थी, वही अगर बड़ी बोट 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर तक जा सकती। भाई आपके पास तो 200 नॉटिकल माइल्स है ना, 200 नॉटिकल माइल्स तो किलोमीटर्स में बहुत ज्यादा होता है। तो आप 50 60 70 किलोमीटर दूर जाकर और ज्यादा मछली पकड़ के ले आते हैं और प्रॉपर फ्रीजिंग का निजाम होता है आपकी बोट के ऊपर। तो अब कितना सरप्लस पकड़ते हैं आप, तो फिर वो एक्सपोर्ट भी कर पाते, राइट। बट इट्स नॉट हैपनिंग। व्हाई? क्योंकि गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं है उन मछेरों को देने के लिए। कौन सी मछेरे आ रहे हैं, फिशरमैन आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें बड़े पैमाने पे फिशिंग करनी है, हमें गवर्नमेंट से लोन चाहिए, पर गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास बजट ही नहीं है लोन देने का। अभी तो हमारा मेन बजट जो हमारी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट का जो रेलवे सिस्टम है, इसमें उसमें वही सारा स्पेंड हो जाता है, और जो हमने कर्जे लिए उसको उतारने में चला जाता है। सही। सो अब वही फिशरमैन बेचारा अब छोटी बोट में जाएगा तो अंडर यूटिलाइज हुआ ना, अंडर एम्प्लॉय हो गया। अंडर एम्प्लॉय होने की वजह से अंडर यूटिलाइज हुआ, जिसकी वजह से वो कम मछली पकड़ पाया, तो जीडीपी में एक तरह से नुकसान ही हुआ ना, जीडीपी में हमारी। क्लियर हुई? अब आपसे रिलेटेड, और ये आखिरी आपका जो है पैराग्राफ है कि एजुकेशन का पाकिस्तान के डेवलपमेंट में क्या किरदार है। बेसिकली एजुकेशन पे तो बारी बाद में आएगी,
पहली बारी किसकी है? लिटरेसी। पहले तो लिखना पढ़ना ही सीख जाओ, तो आपका एजुकेशन का सफर स्टार्ट होता है। जबान सीखने से, लिखना पढ़ना सीखने से आपका एजुकेशन का सफर स्टार्ट होता है। ठीक है, वो एजुकेशन का सफर स्टार्ट होते होते कहां तक पहुंचता है? किसी ने 5वीं जमात तक पढ़ा हुआ है तो बहुत फख्र फील कर रहा है क्योंकि उसके गांव में कोई स्कूल भी नहीं गया था। ये 10वीं जमात तक पढ़ा हुआ है तो वो उनसे ज्यादा फख्र फील कर रहा है अगर उसके आसपास। लेकिन किसी ने 10वीं जमात तक पढ़ा है पर वो शहर में रहता है तो अपने आप को बहुत ही कमतर पोजीशन में पाएगा। ठीक है, तो ये कहां तक जाती है बात? अगर हाईली क्वालिफाइड होते हो, यूनिवर्सिटी से कोई एक प्रॉपर डिग्री लेके उस फील्ड में काम करना, दैट्स हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, अगर आप हाईली क्वालिफाइड होते हो तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचते हो स्किल्ड लेबर के। क्लियर हो रही है? अच्छा जी, इवैल्यूएटिंग एजुकेशन रोल इन पाकिस्तान। अभी तो हम लिटरेसी पे खड़े हैं, अभी तो जो बात हो रही है लिटरेसी को लेकर हो रही है। पाकिस्तान का ओवरऑल लिटरेसी जो है ना, पाकिस्तान का ओवरऑल लिटरेसी तकरीबन 60% है। 60% बहुत कम है। ये लिटरेसी होता है लिखना पढ़ना आना। लिखना पढ़ना आपको आता है तो आप लिटरेट हो। लिखना पढ़ना पूरा पूरा नहीं, पूरे पूरे पैराग्राफ लिखना पढ़ने की बात नहीं, और अपना नाम लिख पढ़ सकते हो आप लिटरेट हो। ये हमारी डेफिनेशन है लिटरेसी की, कि जिसको अपना नाम लिखना आता है और उस नाम अपने नाम को पढ़ सकता है तो लिटरेट है। दिस इज और ये सिर्फ 60% लोग हैं, मतलब 40% लोग अपना नाम भी नहीं लिख सकते। समझ आ रही बात? अब सोचो कितना दूर का सफर है उनके लिए हाईली क्वालिफाइड होना। इस 60% में से जो हाईली एजुकेटेड होंगे वो तो बहुत ही पीनट्स के बहुत ही कम होंगे, बहुत कम तादाद के बराबर होंगे। आटे में नमक के बराबर कहते हैं जिसको। सही है, तो अभी तो लिटरेसी की बात करें कि पाकिस्तान में 63% लिटरेसी है। PES मतलब पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024 के तहत, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे एक जर्नल है जो पब्लिश होता है, उसकी रिपोर्ट के तहत 63% पाकिस्तानी 2024 में लिटरेट थे। ठीक है, और फिर उसमें डिस्पैरिटी देखो। डिस्पैरिटी दो तरह से, ये जो लिटरेसी है तो ओवरऑल पाकिस्तानी के ना, अब ये हमारी 250 मिलियन की पॉपुलेशन में से 60% लिटरेट होने का मतलब 100 मिलियन इलिटरेट। 100 मिलियन इलिटरेट मतलब 25 करोड़ में से 10 करोड़ इलिटरेट। 25 करोड़ में से 10 करोड़ इलिटरेट बचे 15 करोड़ लिटरेट। अब उसमें से भी देख लो, जो 15 करोड़ लिटरेट हैं मतलब 150 मिलियन जो लिटरेट हैं, उसमें से ज्यादातर आपके अर्बन एरियाज में मौजूद है, रूरल एरियाज में कम है। ठीक है, और अर्बन रूरल की डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी मतलब अनइक्वल, कोई किसी चीज का अनइक्वल होना। तो ये जो 150 मिलियन है, ऐसा नहीं कि अर्बन और रूरल एरियाज के 50-50 लिटरेट हो, ज्यादातर अर्बन एरियाज में लिटरेट है, रूरल में बहुत कम लिटरेट है। और मेल फीमेल अगर डिस्ट्रीब्यूशन की नजर से देखा जाए तो बताओ, खुद बताओ कि किस में ज्यादा लिटरेट होंगे? मेल ज्यादा लिटरेट होंगे या फीमेल? मेल। तकरीबन 73% मेल लिटरेसी है और फीमेल लिटरेसी बहुत ही कम है। कि मेल्स में जो मेल है, मर्द जितने टोटल मर्द हैं उन मर्दों में से 73% लिटरेट है, जबकि औरतों में से जितनी औरतों में से 52% लिटरेट है। तकरीबन आधी लिटरेट है और आधी लिटरेट है, आधी अपना नाम भी लिखना पढ़ना नहीं जान सकती। हमारी बात, दिस इज द डिस्पैरिटी। आपको पता है तालीम हासिल करना फर्ज है उतना एटलीस्ट कि आपको सही और गलत का फर्क पता चले, इतनी तालीम हासिल करना फर्ज है। अगर आज के दौर में आप इतने एजुकेटेड नहीं हो कि ये पहचान सको कि मैं जो स्टेप करने जा रहा हूं, जो चीज यूज कर रहा हूं या जो चीज खरीद रहा हूं, उस चीज से मेरे हेल्थ को नुकसान है, या उस चीज से सोसाइटी में कैंसर फैलेगा, या उस चीज से जानवरों में बीमारियां फैल जाएंगी, ये वाला चारा अगर मैंने खिलाया तो सो अगर आप इस हद तक नहीं पकड़ पा रहे तो आप सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रहे यहां पर। सही है जी? सो दिस एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट कल्चरली, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके मुल्क के हर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी एजुकेशन चाहिए। सो दैट इज अ वेरी बिग इलिटरेसी। फीमेल में रहते हुए 100 खवातीन है तो 50 इलिटरेट है मुल्क में। मेल में रहते हुए 100 मर्द है तो उसमें से 27 इलिटरेट है, 73 लिटरेट है।
सो यहां पर परसेंटेजेस लिखी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है? आपके मुल्क की इकोनॉमी डेवलप होती है, लिटरेट लोग होंगे तो वही एजुकेट होंगे, वही एजुकेट होंगे तो वही हाई लेवल का काम करेंगे, तो वही आपके मुल्क की जीडीपी को बढ़ाएंगे तेजी से, सही है। सोशल डेवलपमेंट, जहां पर लिटरेसी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, और जहां पर फीमेल्स भी एजुकेटेड होगी, तो वो खानदान के निजाम भी बड़े एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू के होंगे। वहां पर फैमिली पूरी तालीम और तरबियत के साथ आगे बढ़ेगी। द कंप्लीट फैमिली प्लानिंग इज नॉट ओनली दिस कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कम कर दो, तालीम और तरबियत के निजाम के साथ कम और ज्यादा का चक्कर नहीं है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि वो दैट इज ओनली अ डिबेट बिकॉज रिसोर्सेज बैलेंस नहीं हो रही। तो अगर रिसोर्सेज बैलेंस हो रही हो, जाया कम हो रहा हो, इसराफ कम हो रहा हो, वेस्टेज कम हो रहा हो, पोल्यूशन कम हो रहा हो, क्राइम थेफ्ट ये सब कम हो रहा हो, तो बात है ना साथ में। वरना तो दो है, दो क्रिमिनल्स है, वो क्रिमिनल्स दो भी बहुत ज्यादा है तादाद में, क्लियर है। सो पूरी अगर फैमिली के अंदर एजुकेटेड फैमिली होगी तो ओवरऑल वो फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा होगा। फिर वो जिस नेबरहुड में होंगी तो उस नेबरहुड में उसी जैसी और फैमिलीज आएंगी तो पूरा नेबरहुड अच्छा होगा, और हर इलाके में इतनी एजुकेटेड फैमिलीज के साथ पूरा इलाका, पूरा शहर, पूरा मुल्क अच्छा हो जाएगा, पूरी कौम प्रोग्रेस करेगी। तो सोशल डेवलपमेंट। अब मैं एक मिसाल देता हूं, हमारे मुल्क में जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, जो अच्छा कमा भी रहे, आप देखोगे उनको कि उनके पास इतना मार्जिन होता है कि वो मुल्क के बारे में भी अब सोच रहे हैं, वो सिविक मैटर्स के बारे में सोच रहे हैं। सिविक मतलब सोशल, वो सिविक मतलब सिविल से निकला है, सिविल मतलब सिविलाइजेशन से निकला है, सिविलाइजेशन मतलब आबादी। तो आबादी के जो मैटर्स होते हैं ना, लोगों के जो मैटर्स होते हैं वो सिविक मैटर्स कहलाते हैं, आम लोगों के जो मैटर्स होते हैं। तो पढ़े लिखे लोग आम लोगों के मैटर्स में भी तो मदद करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, जब भी तो वो लोग एनजीओज बनाते हैं। ये एनजीओज कौन बना रहे होते हैं? पढ़े लिखे लोग बना रहे होते हैं ज्यादातर, कि गवर्नमेंट अगर नहीं ऑफर कर पा रही तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज बनाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, सैलानी ट्रस्ट मशहूर है वो लंगर वगैरह लगाने के, कि यहाँ पर जना जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता उनको लाइनें लगा लगा के उनको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स दे के खाने वाने खिलाते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो व्लॉग था, उसमें देखा मैंने, कोई बंदा कह रहा है कि यार ये कैसा लंगर है, यहाँ तो किसी हाथ में प्लेट नहीं दिख रही और कोई चावल नहीं दिख रहे, सबके हाथों में लैपटॉप्स दिख रहे हैं। तो कह रहा है ये तो इन्होंने आईटी का लंगर लगा दिया। सारे लोग लैपटॉप्स लेके बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ा एरिया था, इतने सारे बॉयज लैपटॉप्स लेके कुछ ना कुछ, कोई डिजाइनिंग कर रहा था, किसी किस्म की ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा था, तो कोई प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो कोई मतलब किसी किस्म का ई कॉमर्स का काम कर रहा था। इतने सारे, ये जो किया ये जिन्होंने, ये ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट क्या है? लोगों का फंड कलेक्ट करके राइट वे में लगाती है वो, ठीक है। इसके लिए, इस लेवल के काम को करने के लिए इसमें आपको लिटरेट, एजुकेटेड, इस तरह के लोग चाहिए थे जो इस बात को समझते कि आज के दौर के अंदर अगर कोई ट्रस्ट का काम होगा अच्छा, तो वो ये होगा कि लोगों को इनेबल करें कि वो खुद कमा पाए। उनको इनेबल करने के लिए उन्होंने ये सारी आईटी की तालीम दी, जिसके अंदर उन्होंने मिसालें दी कि ऐसे ऐसे उनके पिछले बैचेस के ऐसे ऐसे पास्ड आउट लोग, बच्चे हैं कि जो आज के दौर में 20-20 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। दैट इज अ बिग डील नाउ, ठीक है। और वो कौन करता है? वो जो सिविल आवाम के मैटर्स को सीरियस ले। गवर्नमेंट तो सीरियस ले भी ले तो अफोर्ड नहीं कर पा रही, अब कर्जे उतारने मसरूफ है, और गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, लोगों को टैक्स भी नहीं दे रहे, लोग टैक्स की भी बराबर चोरियां चल रही, वो ट्रस्ट नहीं करते गवर्नमेंट पे। तो अब एनजीओस को वो सारा फंड जा रहे लोगों को, तो एनजीओस काम कर रही है। इंडस हॉस्पिटल है, उसको बनाया जिन्होंने, वो एक बहुत हाईली एजुकेटेड डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब इज अमंग द फाउंडर्स, को फाउंडर उनके साथ और भी हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा एक ऐसा इदारा बना दिया जो कि गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व, जिसमें ऐसा इदारा बना दिया जिसमें आप कैश काउंटर ढूंढते रह जाओ, नहीं मिलेगा। आप जाओ, बस रश होता है वहां, पहले से नाम लिखवाते हैं, जो आपका पेशेंट है वो जाता है, वो ट्रीटमेंट भी कौन सी, बच्चों की तो कैंसर की फैसिलिटीज भी है वहां पर, कैंसर ट्रीटमेंट भी होते हैं बच्चों की। इसी तरीके से टीबी के मर्ज की जो है ना, बहुत बहुत एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं टीबी के मरीजों को, तो वो उन इमराज की जो है ना पूरे इलाज होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव इलाज होते हैं, लेकिन रुपया नहीं लेते। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसी फैसिलिटीज देते हैं कि गांव गोड़ से कोई आए अगर फैमिली और अपना मरीज को जमा कराए, तो फैमिली रोडों पे ना सोए, तो उनके लिए अरेंजमेंट्स उन्होंने अलग अलग कुछ जगहों पे बनाई हुई, जितनी कैपेसिटी होती है उनको वहां ठहरवाते, गेस्ट हाउसेस बनाए हुए, इस लेवल का काम करते हैं। हु इज डूइंग दिस? हाईली एजुकेटेड पीपल, ठीक है।
रूरल डेवलप, तो एजुकेशन से ये फायदा होता है कि इकोनॉमी बूस्ट करती है, फिर सोसाइटी बूस्ट करती है पूरी। और रूरल डेवलपमेंट, आपके देहात इलाके जो है फिर वहां तक भी इफेक्ट आता है इसका, देहात भी बूस्ट करते हैं। जब आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और लोग यहाँ पर सिक्योरली काम कर रहे होंगे तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और उस फील के तहत वो दूर दराज इलाकों में जाके वहां भी काम करते हैं, रूरल एरियाज को डेवलप करते हैं। जैसे H2O व्हील मैंने बताया था आपको, H2O व्हील वो थर वाले इलाकों में, डेजर्ट एरियाज में जाके वो जो है ना पानी का व्हील है उसको लेके जाते हैं कि खवातीन को कंधों पे मटका उठा के लेके जाना पड़ता है जिससे उनकी कमर को नुकसान पहुंचता है ओवर द ईयर्स। तो उन्होंने H2O व्हील बना दिया, जो मोमिन साकिब, बिलाल साकिब बॉयज है उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, उसके जरिए पढ़े लिखे लोग हैं वो काम कर रहे हैं रूरल एरियाज में जाके। बूंदे शम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रूरल एरियाज में जाके बोरिंग करती है जमीन के अंदर और सोलर पैनल्स लगाते हैं, ग्राउंड वाटर को पंप आउट करते हैं सोलर एनर्जी के जरिए। बूंद मतलब पानी की बूंद और शम्स मतलब सूरज, सोलर एनर्जी के तहत तो पानी पंप आउट करके, तो वो जो इनको हैंड पंप चला के निकालना पड़ता था वो ऑटोमेटिकली निकल रहा है। तो रूरल एरियाज में ये वाले काम कौन कर रहा है? एजुकेटेड लोग कर रहे हैं। सो रूरल एजुकेशन का इतना फायदा आगे तक। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं, क्यों भाई एजुकेशन सबको पता है अच्छी होती है, क्यों नहीं हो पा रही? पाकिस्तान का एजुकेशन बजट बहुत कम है। देखो हमारे मुल्क में हम अगर शहर में रहते हैं तो हम माइनॉरिटी हैं जो एजुकेशन अच्छे अफोर्ड कर सकते हैं, मेजॉरिटी अच्छी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छे लेवल के टीचर्स, अच्छे लेवल के एजुकेशनल रिसोर्सेज जिसके जरिए अच्छी एजुकेशन दी जाती है वो मेजॉरिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। आज के दौर में गोया के बढ़ गई अब अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि अब आज के दौर में अगर आप इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हो तो विल पावर होनी चाहिए खाली एजुकेट होने के लिए, पर उसमें भी रह के थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए होती है कि आप अगर इतने भी लिटरेट नहीं हो कि आपको इंटरनेट यूज करने जितना लिखना है तो कम से कम उतनी बेसिक तो चाहिए ना एजुकेशन, क्योंकि इंटरनेट पे भी सर्च करने के लिए तो कुछ लिखना है ना। उतने भी लिटरेट नहीं हो तो आपके लिए तो इंटरनेट भी कारामद नहीं है। सो आज के दौर में रहते हुए एजुकेशन पहले जितनी एक्सपेंसिव फिर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेजॉरिटी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे एजुकेशन को। तो किसको एंटर होना पड़ता है उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए? गवर्नमेंट स्पेंड करती है, गवर्नमेंट का स्पेंड करना होता है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। कहां से करती है? जो टैक्सेस कलेक्ट करती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करती है वो उसका टोटल फिस्कल बजट बन गया। वो टैक्स कलेक्ट करती है और वो उस टैक्स को कहां कहां स्पेंड करना है ये गवर्नमेंट का पूरा फिस्कल बजट होता है कि कलेक्ट कितना होगा और कहां कहां स्पेंड होगा। पाकिस्तान अपनी टोटल जीडीपी का, पाकिस्तान की टोटल जो इनकम है ना पूरे मुल्क की, उस टोटल जीडीपी का तकरीबन 1%, ये तो बहुत बड़ा पीस बना दिया मैंने, तकरीबन 1.5%, 1 से 2% कह लो, 1 से 2% मैक्सिमम वो अपनी जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड करता है। हमारे आसपास जो ममालिक हैं उसकी बनिस्बत ये बहुत कम है। कम से कम इसका डबल होना चाहिए, कम से कम 4% स्पेंड करना चाहिए। हम तो 2% से भी कम करते हैं स्पेंड एजुकेशन के ऊपर, सही है जी। ये कम से कम डबल होना चाहिए तब जाके कोई। सो चैलेंज ये है कि लो एजुकेशन बजट बहुत कम है। पाकिस्तान सिर्फ 1.7% ऑफ इट्स जीडीपी एजुकेशन में स्पेंड करता है, विच इज वेरी लो एज कंपेयर टू द नेबर्स। हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ना जो, या हमारे ब्लॉक में जो आती हैं, जैसे सार्क के अंदर जो साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनकी बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, ये जो है चाइना, तो इनकी तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है एजुकेशन के ऊपर, हमारी बहुत कम है स्पेंडिंग। ओके, द गवर्नमेंट मस्ट, रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंड क्या करते हैं? द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज एजुकेशन। तो इसको रिकमेंडेशन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूं, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज एजुकेशन बजट टू एटलीस्ट 4%। कितनी मजे की बात मैंने कह दी ना, मुझे लिखने में तो 4 लिखो या 40 लिख दूं। प्रॉब्लम ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आप कहोगे 2% बढ़ाना है। प्रैक्टिकल ग्राउंड में गवर्नमेंट के पास हजारों एरियाज होते हैं जहां उसने स्पेंड करना है। एक जगह अगर 2% बढ़ाना है ना गवर्नमेंट ने, तो किसी जगह से 2% कम हो जाएगा। फिर आप अगले चैप्टर में देख लोगे हेल्थ सेक्टर में कल तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना स्पेंड करती थी, अब हेल्थ सेक्टर में कम कर दिया स्पेंड करना। कितनी बुरी बात है। तो आप ही ने तो कहा था एजुकेशन में बढ़ाओ। सो ये तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए स्पेंडिंग बढ़ाना। जेंडर डिस्पैरिटीज, फिर चैलेंजेस क्या है? एक तो लो बजट है हमारे पास, तो इसलिए एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है।
दूसरा चैलेंज क्या है? जेंडर डिस्पैरिटी। फीमेल्स जितनी है उसमें से सिर्फ आधी लिटरेट है, तो यकीनन अगर एक घर के अंदर तालीम देने की प्रेफरेंस है तो किसको है? मेल को, मेल चाइल्ड को प्रेफर कर रहे हैं वो तालीम देना, मेजॉरिटी ये होता है। या हाईली एजुकेट करना है तो उस पर मेल चाइल्ड को करना है। नाउ इफ दैट हैपेंस तो होगा क्या? वो मेल ही स्किल्ड बनेगा। जब वो मेल ही स्किल्ड बनेगा तो वो जॉब मार्केट के अंदर से एंटर हो पा रहा है। और फीमेल अगर लेट्स सपोज मेल पूरा कर पा रहे, होता है ना, सस्टेन कर गया पूरे घर को सस्टेन भी कर गया, अब फीमेल के पास काम क्या बचा फिर? अब वो फीमेल कल तक जो है ना कुछ कर रही थी, वो सारे इदारे कर रहे हैं। बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या तो बच्चों की तरबियत फिर पूरी करें, नहीं वो भी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। खाना बनाने के लिए काम वालियां आ रही हैं, तो अब क्या करें? व्हाट हैपेंस देन? वो फिर जाया हो रही है, उनकी लाइफ पूरी जाया हो रही है। वेकेंट मतलब खाली, समझ आ रही है? तो अगर एजुकेशन उनके पास होती इतनी कि अब वो फारिग वक्त में बैठ के एजुकेटेड होने के लिए वजह से कुछ और अर्निंग के जराए वो भी देख सकती थी, कुछ एक प्रोफेशनल वर्क कर सकती थी, तो फिर हमारे इकोनॉमिक मसाइल भी हल हो जाते। ठीक है, कल तक लेट्स सपोज अगर ऐसा हो रहा था कि 10 लाख लोग आपको आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उसमें खवातीन भी ऐड हो जाए 10 लाख, तो 20 लाख लोग आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर होंगे, तो हमारा कितना मतलब वो इनकम कितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट? और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये उन खवातीन की बात कर रहे हैं जो फारिग होंगी। क्यों? क्योंकि बस एजुकेशन नहीं, अगर उनको आता होता तो वो करती। समझ आ रही बात? सो इसलिए जेंडर डिस्पैरिटीज जो हुई है ना, अनइक्वल किया हुआ है, बराबरी नहीं रखी हुई एजुकेशन देने में, ये गलत है या नाइंसाफी? बराबरी होनी चाहिए एजुकेशन देने में, फीमेल को भी इक्वली एजुकेट करना चाहिए। लो क्वालिटी एजुकेशन, फिर एक तीसरा चैलेंज, जो एजुकेशन दे भी रहे हैं, चलो अब दे रहे हैं एजुकेशन, वो दे क्या रहे हैं एजुकेशन में? पूरे पेपर आउट हो रहे हैं, क्यूरिकुलम वही पुराने हैं, अभी तक वो चीजें पढ़ाई जा रही किताबों में जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करती। मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब के बारे में 6-6 पेज याद करा रहे हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपर जैसे सिखाया जाना चाहिए वैसे नहीं सिखा पा रहे। क्यों? क्योंकि उस हाई क्वालिटी के टीचर्स मौजूद नहीं। क्यों? क्योंकि उन टीचर्स को उतनी पे नहीं मिल रही, तो काम क्यों करेंगे? जिस लेवल के वो हैं उस लेवल की उनको पे नहीं मिल रही, तो वो वहां पर काम ही नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? वो या तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ये कनेक्टेड मसले हैं सारे। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होना मतलब हमारा एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं? स्कूल्स यूनिवर्सिटीज, उनके अंदर बिजली, उनके अंदर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्कूल्स तो फिर बेहतर है, लेकिन जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जिसमें ज्यादातर हमारी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। हम एक अपने शहर को, अपने इलाके को देख के नहीं गिन सकते, पूरे मुल्क की आबादी के अंदर अगर देखें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कहां जाते हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फैसिलिटीज में, और वो इतनी अच्छी फैसिलिटीज है नहीं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे नहीं है, या तो कई पंखे टूट गए हैं तो पंखे बंद है, तो कई बार बिजली नहीं आ रही, तो कई बार टीचर्स आ नहीं रहे, अटेंडेंस नहीं लगा रहे, कई बार टीचर्स आ रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसकी बुनियाद पे एजुकेशन हमारी लो क्वालिटी की हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास हाईली स्किल्ड बंदे वहां से नहीं निकलते गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका मुल्क तरक्की नहीं करता ओवरऑल। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कमी, अगर आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, चलो मुल्क में लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन तो मौजूद हो। नॉन फॉर्मल क्या होती है? जो बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट से ना हासिल की जाए, बड़ा भाई छोटे को पढ़ा दे, आसपास इलाके में के ट्यूशन लगवा दे, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखा दे, ठीक है, मदारिस के अंदर जो उसके साथ हमारी एकेडमिक्स का भी कोर्स शामिल कर दे। तो ये जहां जहां हो रहा है, तो इनफॉर्मली, मदारिस भी फॉर्मल इंस्टीट्यूट है ना, एक प्रॉपर एजुकेशन का इदारा है, दीनी मदारिस जो दीन के बारे में तालीम देता है, साथ साथ वो इस एकेडमिक्स को भी अगर पढ़ा दे तो फिर वो तो फॉर्मल एजुकेशन जाए बहरहाल। अगर लेकिन उसके अलावा अगर कोई घर पे कुछ और पढ़ाना आता है, साथ में थोड़ा एजुकेट भी करते, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जराए से भी कोई किसी के अंडर रह के कुछ सीख ले, तो ऐसे भी एजुकेशन फैलाई जा सकती है, लेकिन वो भी हमारे यहाँ मुल्क में बहुत ज्यादा नहीं है। बहरहाल मैं बता दूं आपको, यहाँ लिखा है बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादातर हमारे मुल्क की जो वो वाली एजुकेशन है ना, जो किसी को कारामद बनाते, काम के काबिल बनाते, वो नॉन फॉर्मल है। इनफैक्ट हमारे अक्सर स्कूल्स जाने वाले बच्चे स्कूल से इतना नहीं सीख पाते जो अपने भाई के साथ बैठ के या किसी बड़े के साथ बैठ के या किसी ट्यूशन जाके सीख लेते हैं। और ट्यूशन वगैरह ये सब इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट्स है ना, प्रॉपर कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस थोड़ी है। नेट के जरिए सीख लिया, कोई पूरा कोर्स कर लिया, या इनफॉर्मली आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इनफॉर्मल पढ़ाई बूस्ट हो जाए कम से कम।
तो ये एक आपका चैलेंज सॉल्व हो जाएगा एजुकेशन को लेकर। बहरहाल दिस यूनिट इज ऑल्सो फिनिश्ड। ये यूनिट था आपकी पॉपुलेशन को लेकर, क्योंकि पॉपुलेशन से बनती है वर्कफोर्स, और वर्कफोर्स आपके मुल्क को तरक्की दिलाती है। और वो वर्कफोर्स, अगर काम की जो वर्कफोर्स थी वो चली गई और जो काम की बाकी बची वर्कफोर्स, उनको उनके हिसाब की जॉब्स नहीं मिल रही, और बाकी जो उसके अलावा जो बची वर्कफोर्स वो जो है वो काम की ही नहीं है क्योंकि स्किल्ड नहीं है, तो ऐसे मुल्क नहीं तरक्की कर पाता। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का आखिरी यूनिट भी फिनिश हो गया।